फिर शायद कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ जाएं, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या होना है उसके लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, अमीन यूसुफ साहब हैं, सैयद अफजल हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हैं, और मलिक बोस्तान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। डिजिटल इकॉनमी पर हम बात कर रहे थे और हमने जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात की। मेरा ब्रेक पर जाते वक्त सवाल यही था, वो मैं एग्जैक्टली अब जो है चेयरमैन आबाद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद अफजल हमीद साहब, उनकी तरफ लेके जाता हूँ। अफजल साहब, सर बजट के बाद अब जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो हमारा यानी कह लेंगे प्रॉपर्टी का जो कारोबार है, जिन लोगों का बिजनेस है, उनका कारोबार फलेगा फूलेगा आपके ख्याल में या नहीं? शुक्रिया सलमान, कंस्ट्रक्शन भी शामिल कर लीजिएगा सर इसमें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी। जी 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 शुक्रिया सलमान, आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। अच्छा, मेरे नज़दीक सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि 2025-26 का बजट आम पाकिस्तानी और आम आदमी के लिए कैसा है। अगर आम पाकिस्तानी और आम आदमी को रिलीफ मिला है तो ये बजट बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिला है तो जाहिर है उसकी तकलीफ जो है ना आम आदमी तक पहुँचेगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ये बजट कैसा है। देखें, इससे पहले अभी आप कुछ देर पहले डिजिटलाइज की बात कर रहे थे कि हमारे निज़ाम को, और ख़ास तौर पे बोस्तान साहब ने भी जिक्र किया कि सारा है ना। सर अफजल हमीद साहब का लिंक फ्रीज से, वो एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं ना, तो वो उनका लिंक भी जो है वो फ्रीज हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह वापस जो है वो आते हैं तो उनसे हम बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब की तरफ मैं जो है वो मामलात को लेके जाता हूँ। मलिक साहब, बात हो रही है डिजिटल इकॉनमी की। एक फैक्टर है, ज़ाहिर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी क्रिप्टो में जो है वो हम फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट लीगलाइज येट, लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम्स आपके ख्याल में क्या आ सकती हैं? अभी हम फेटेफ की ज़ाहिर ग्रे लिस्ट से जो है वो निकले बड़ी मुश्किल से। आपको लगता है कि फेटेफ कंप्लाइंस जो है वो क्रिप्टो को लेके बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा? देखो जी, अगर रेगुलेट होगा फिर तो कंप्लाइंस पहले होगी, फिर काम होगा ना। अगर रेगुलेट ही नहीं होगा तो इलीगल तो पहले भी चल रही है। जैसे अभी कहा कि 20 से 25 अरब डॉलर ऑलरेडी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये मेरे ख्याल फेडरेशन के सदर का बयान था पिछले साल जो दिया था, और इससे पहले बिजनेस काउंसिल ने भी दिया था। तो इसमें ये तो कोई नई बात नहीं है। लोग जो इलीगल हैं उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको क्रैक डाउन करती रहती हैं। लेकिन उसमें फेटेफ में जाना तो कोई बनता नहीं है इलीगल कारोबार का। लेकिन ये जब लीगलाइज करेंगे और हुकूमत इसको जो है सेंट्रल बैंक ऑन कर लेगा तो फिर तो ज़ाहिर देखना होगा। फिर अगर आप वैल्यूएशन होगी तो लाजमी आपको इन चीज़ों को, कुछ लोगों को इस पर ये भी एतराज़ के लिए शकूक शुबात हैं कि जी ये भी एक तरह की एक स्कीम ही है जिसमें ब्लैक मनी जो है उसको वाइट किया जा सकेगा। आप इसको ऐसे ही लेते हैं सर या नहीं मलिक साहब? मैं समझा किसी ने नाम बड़ा सोच समझ, करप्ट का मतलब भी करप्ट हुआ है, इसका मतलब तो यही बना है। तो किसी ने नाम भी बड़ा, देखो ना, करप्ट उर्दू में लिखे तो आपको ये नहीं पता चलेगा क्रिप्टो लिखा है या करप्टो लिखा है। बस दोनों में चला जाता है, जिधर इस्तेमाल कर लें आप। बारह ये है कि इसमें लीगल और इलीगल हर काम होता है। कोई काम है जिसमें 2 नंबरी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में कि सब 1 नंबरी होता हो। हर काम का 2 नंबर होता है, और इसका भी लीगल का इलीगल रहेगा। और इसमें अभी भी देखो ना, आप कौन सा रुक गया। आप जो डॉलर टीटी जो है या स्टेबल कॉइन जो है वो आज भी पाकिस्तान में ऐप पे हो रहा है, आज भी वेबसाइट पे हो रहा है। और लोग रातों रात गरीब भी होते हैं, अमीर तो कम ही होता है देखे, और वो उनको ऐसे झांसे देते हैं और ऐसे इंसेंटिव देते हैं कि वो बेचारा ना चाहते हुए इसमें शामिल हो जाता है। और उनका जो पहला मेरी 1-2 बंदों से बात हुई, मैंने पूछा भाई ये आप इस जाल में फंसे कैसे? वो कहते हैं हमें नेट पे रब्ता होता है, और कहते हैं जब हम 1000 डॉलर का आपको क्रेडिट दे रहे हैं तो इसी में हम लालच में आ जाते हैं। 1000 डॉलर मुफ्त में मिल रहा होता है, बाद में पता चलता है 1000 दे के 1 लाख डॉलर हम जब गंवा चुकते हैं। ठीक है मलिक साहब, एक तासुर ये भी था जो बज़ाहिर के जी हमें, क्योंकि ज़ाहिर इसको पॉलिटिकल सेंस में थोड़ा सा ले लें कि अमेरिका से अब ताल्लुकात हमारे जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और बेहतर हुए हैं माजी करीब की अगर हम बात कर लें, क्योंकि अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं यानी कि इसके ऊपर कानून साजी हुई और वो कह रहे हैं कि हम जो है फोर्ट नॉक्स बनाएंगे, एक ऐसा जहाँ पर हमारा सारा जो डिजिटल करेंसी है उसका समझ ले एक पूरा एक जो है ना वो एक रिज़र्व होगा।
और हम उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा बिलाल बिन साकिब साहब ने जो तकरीर की वहाँ पर, जहाँ पे जेडी वेंस भी बैठे हुए थे उनके सामने, और जो डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे हैं वो भी बैठे थे, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ उन्होंने ये कहा कि हम तकलीद कर रहे हैं, अमेरिका की तकलीद कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ तकलीद करने के लिए क्रिप्टो को जो है वो हम इसको प्रमोट करेंगे पाकिस्तान में, या हमें उसमें कोई ऐसा कोई एवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं कि वाकई कोई हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो सकता है, कुछ हो सकता है, या सिर्फ बस हमने तकलीद करनी है, पॉलिटिकली जो है वो हमने थोड़ा सा करीब आना है, और इसके अलावा भी आपके ख्याल में कोई ऐसा फैक्टर है? देखो जी, ये ज़रूरी हो गया था डिजिटल में, तो हमने आने ही आना है। और कैपिटल डिजिटल जो है चाइना ने भी कर लिया है, बहुत से मुल्क इसमें अपनी पेमेंटें भी कर रहे हैं, बहुत से अदारे भी कर रहे हैं। तो दुबई में तो बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारा सेंट्रल बैंक जब इसको ऑन कर लेगा तो ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन बगैर रेगुलेट के अगर आप कहते हैं कि इसको कोई ऑन करेगा तो फिर मसला हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि उनको कंट्रोल किस तरह आप करेंगे इलीगल बिजनेस को। तो लीगल तभी होता है कि सेंट्रल बैंक इस पर, या गवर्नमेंट कहती है हमने कोई अदारा बना दिया जो इसको रेगुलेट करेगा, इसका SOP बनाएगा, इस पर अमल होना ज़रूरी है। बाकी जब तक माइंस का तलक है, सस्ती बिजली इसको जो है ना सपोर्ट करती है, तो हम अगर इसको विंड पे या इस पे ले आते हैं, सोलर पे, सस्ती बिजली के हमारे पास राय हैं। उस तरह एटॉमिक भी बहुत सबसे सस्ता है, जो कि एक यूनिट एक रुपये में पड़ता है आपको। तो इसमें ऐसे है, चार में इसमें इंसेंटिव है, किया जा सकता है। लेकिन सर सोलर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है अगर हम 2000 जब आप रेगुलेट करेंगे तो देने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये कि एक तो ये जाहिर सरप्लस है, प्लस ये कि उनको डेटा माइनिंग के लिए चाहिए इतनी जो है वो बिजली है। वो अलग बात है, वो कह रहे हैं 24 रुपए पर हम जो है दे दें, अपनी कॉस्ट जो है उसके ऊपर दे दें ताकि वहाँ से कुछ इनकम हो सके। अच्छा, मैं थोड़ा सा सर आगे बढ़ूंगा। अफजल हमीद साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपका लिंक फ्रीज हो गया था। जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है जनाब। सर आप बता रहे थे कि क्या एक्सेल करेगा हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, या लोग जो हैं वो पैसा निकाल के बाहर जाएंगे और मिडिल ईस्ट में जो है इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ जो लोग बैठे हैं भी इधर हम उनको राग़िब नहीं कर सकेंगे? देखिए, इसमें अभी जो मैंने आप जैसे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में करना चाहते हैं, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हमारे ऊपर दो टैक्स लगते थे, 236 के, जो कि परचेजर देता था। उसमें उन्होंने उसमें स्लैब बनाए और उस टैक्स में थोड़ी कमी की है। लेकिन साथ साथ जो ट्रांसफर के वक्त का टैक्स था, उसको हम 236C कहते हैं, वो वाले उस पे उन्होंने उस स्लैब में इजाफा कर दिया, यानी कि वो सेलर जो है ट्रांसफर के वक्त जो है वो उसको देना पड़ेगा। तो ये जब एक तरफ आप कम करेंगे और एक तरफ बढ़ाएंगे, कि वो किसी वक्त सेलर जो है वो परचेज कर रहा होता है, और परचेज करते वक्त कभी वो सेल भी कर रहा होता है। तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई फायदा होगा। हाँ, एक FED टैक्स है जो उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमारे सेक्टर पे लगाई थी गुज़िश्ता बजट में, वो उन्होंने खत्म की, और ये 2-3 माह पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन मैं आपसे जरा ये समझना चाहूंगा कि जब पिछले साल लगाई गई थी तो क्या सोचकर लगाई गई थी, उससे जो है वो फर्क क्या पड़ा? और एक और टैक्स, ये FED की बात हो रही है, एक और टैक्स है 7E का, उसको टैक्स कहते हैं। आपके ख्याल में वो भी जो है वो खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए? सलमान, देखें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात और सवाल किया है कि उस वक्त भी हमने इनको फौरन ही, जैसे ये लगाने जा रहे थे उससे पहले हमने इनको समझाया है कि इस टैक्स का कोई फायदा नहीं होगा। वो उन्होंने 7% लगाया था, यानी कि बिल्डर या डेवलपर अपनी जब कोई चीज बेच रहा होता था एंड यूजर को, तो उस वक्त उससे वो 7% लेना था। तो वो सेल परचेज ही रुक गई, तो वो टैक्स ही नहीं आया। तो उस वक्त उन्होंने उस बात को हमारे समझा नहीं, और फिर 8-10 महीने गुजरने के बाद जब बजट का इख्तिताम आने लगा, तो उन्होंने इस बात को समझा और बहरहाल उन्होंने खत्म कर दिया। ये भी एक खुश आइंद बात है। अच्छा, दूसरी आपने 7E की बात की है, तो 7E जो टैक्स है ना, ये एक तरह का रेंटल है, यानी कि एक कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करके, यानी प्लॉट परचेज करके छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो ये 2.5 करोड़ से ऊपर की जो भी प्लॉट होता है उसके ऊपर वो टैक्स 1% के लिहाज से सालाना चार्ज करते हैं। तो मुझे एक बात ये बताइए कि जब उसके ऊपर जो है ना आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्स का जवाब बनता नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टेड चीज हो, यानी कि कोई बिल्डिंग हो, कोई अपार्टमेंट हो, कोई घर हो, तो उसके ऊपर उसको आप या तो अपने पर्सनल यूज में कर रहे होते हैं, या फिर आगे आप उसको रेंटेड प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तो ये टैक्स समझ में आता है, लेकिन प्लॉट के ऊपर हमें समझ में नहीं आता।
लेकिन मेरी जो सर देखिए, मेरी जो एक्टिविटी इंडस्ट्री आप है, बात कर रहे हैं, मेरी- एक्टिविटी तो कर भी नहीं सकते ना, या टैक्स पे नहीं करेंगे। आपने अगर फर्ज करें कि नहीं, डीएचए मेरी एग्जांपल ले लें, इंडस्ट्री घर है, अच्छा वहां पर सर, आपने सोलर लगाना है, जब तक आपके टैक्सेस सारे क्लियर होंगे वो तो आपको सोलर भी नहीं लगाने देंगे, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस मैं है। यही कह रहा हूँ कि जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं वो टैक्स हमारे मेरी एक तरह से मेरी इंडस्ट्री पे एक लगता भी नहीं है। मेरी इंडस्ट्री जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है जो कंस्ट्रक्टिव काम करती है, यानी कि सही। जिसमें एक प्लॉट लेके उसके ऊपर या तो बिल्डिंग बनाई जाती है या ठीक। बेंगलो बनाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को का जो रोल है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है, जिसको आम तौर पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या एफबीआर है वो उसको उस तरह समझ नहीं पाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं एक 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 अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट जब बनाने जाता हूँ ना, छोटा सा प्रोजेक्ट, उसमें मैं 2-2.5 अरब रुपए की तो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता हूँ। तो जो 2-2.5 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन जब करता हूँ ना, तो उससे 40-50-60 इंडस्ट्री चलती है। वो तमाम बिल्कुल, इंडस्ट्री ये जो है बड़ा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो टैक्स दे रही होती है। अगर इनको ये समझ आ जाए कि वो मैं अच्छा, हमारे ऊपर भी उन्होंने ओवर टैक्सेस की ओवरलैपिंग की हुई है, मल्टीपल टैक्स जो लगाए हुए हैं। तो अगर ये अच्छा, एक और बात करना चाहता हूँ, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इसमें इस वक्त जो है ना, लास्ट ईयर भी कोई ग्रोइंग नहीं आई है, उसमें जितनी भी हमारी मेजर 5 जो हमारी क्रॉप्स हैं वो उसमें वो डिक्लाइन में नहीं गई हैं, पीछे गई हैं। अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह है या कोई और वजह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी जो इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, तो अगर ये हमारी इंडस्ट्री से मुराद, ये वैसे भी एक आम आदमी के लिए है ना। हम अगर घर बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, तो इसका फायदा एक आम आदमी को मिलता है। बहरहाल अगर इनको ये बात समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो इस वक्त एक सर सपोर्ट क्विक कर जवाब दे सकती दें है एक वो सवाल का, मोर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने की हुकूमत ने बात की है, हाँ हाँ हाँ, मैं उसी वो तरफ आ आपके रहा ख्याल था। में अच्छा, वो एप्लीकेबल आपने होगा? जी जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने अच्छा सवाल किया। मॉर्गेज फाइनेंसिंग उनका एक पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव साइन है जिसकी तरफ वो आए हैं। और लेकिन उसमें सिर्फ एक ही तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है कि वो फाइनेंसिंग सब्सिडाइज रेट के ऊपर हो। अगर वो ठीक। फाइनेंसिंग 6-7% पे होगी तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, यानी कि उसका उसका जो है ना, उसको यूं आसानी से समझ लें कि जो आदमी एक फाइनेंस ले रहा है, फाइनेंसिंग ले रहा है, वो उसको इतनी ही इंस्टॉलमेंट किस्त पे करनी पड़े जितना वो रेंट पे करता है। अगर इस तरह का जो फार्मूला अगर कोई बनता है तो, या मैकेनिज्म बनता है, तो इसका फायदा होगा, और इसमें आम आदमी को भी फायदा होगा, और वो अपना, जिसका घर नहीं है वो अपना जाती घर बना सकेगा। ये बहुत ठीक है अच्छा मॉर्गेज फाइनेंसिंग